क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट है डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप, यानी बच्चों के शारीरिक विकास में देरी या डिले अगर होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी है या जो रीजन है, जिम्मेवार किस चीज को ठहराया जाएगा? आनुवांशिक बनावट को। कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट में डिले है ना, जो हाइट एज के साथ नहीं बढ़ पाई, कोई अंग ठीक से नहीं डेवलप हो पाया, है ना, तो शारीरिक विकास में यदि देरी होती है तो उसके लिए जो जिम्मेवार है वो कौन है? आनुवांशिक बनावट है, यानी सिर्फ आपके जेनेटिक्स हैं या आपकी हेरिडिटी है। ये हुआ एक स्टेटमेंट। तो क्या ये सही है कि सिर्फ हेरिडिटी जिम्मेदार है अगर फिजिकल डेवलपमेंट में डिले होता है तो? क्यों भाई? अगर खाना ठीक से नहीं मिलेगा, डाइट ठीक से नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा, स्टिमुलेटिंग नहीं होगा, तो शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों का हिस्सा है। मान सकते हैं कि भाई जो फिजिकल डेवलपमेंट है, आपकी हाइट है, वो हेरिडिटी से बहुत हद तक संबंधित होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आपकी सबकी हाइट जो है 6 फीट हो जाएगी। बट अगर ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया अगर बच्चा, तो डेवलपमेंटल डिले इसलिए भी हो सकता है कि जिस एज तक जितनी हाइट बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिला या उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो सिर्फ इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हेरिडिटी ही एकमात्र रीजन है। ठीक, तो ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, आप लोग कंफ्यूज हैं। डी कह रहे हैं आप में से 52% लोग और 28% लोग ए कह रहे हैं। देखते हैं रीजन क्या दिया है इसका। हेरिडेटरी फैक्टर्स आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। यह भी गलत है बात कि शारीरिक विकास के लिए सिर्फ वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी हैं, मतलब एनवायरनमेंट का क्या कोई रोल नहीं है? बिल्कुल एनवायरनमेंट का रोल है। तो ये भी फॉल्स हो गया। जब दोनों ही गलत हैं तो ए तो हो ही नहीं सकता कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर सही एक्सप्लेनेशन है ना। कुछ लोगों ने तो याद कर लिया ये ऑप्शन, वो जहां ये दिखता है उसी के साथ चले जाते हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं अपनी अपनी जगह भी, और ना तो ये सही रीजन है ए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन। Which of the following is an example of use of fine motor skills? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एग्जाम्पल किसका? सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है। बताइए, फटाफट से बताइए। फाइन मोटर स्किल्स के यूज का एग्जाम्पल। हमें पता है दो तरह की मोटर स्किल्स हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, दूसरी है फाइन मोटर स्किल्स जिसमें सूक्ष्म यानी छोटी मांसपेशियों का समन्वयन या कोऑर्डिनेशन यूज होता है। ग्रॉस है स्थूल, ग्रॉस क्या है? स्थूल, राइट। अगर हम बात करते हैं 66% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है ना। बाकी के लोग क्यों नहीं बता पा रहे? घसीट कर लिखना, या जो हम ऐसे ही कुछ भी कीलम काटी नहीं बना देते बच्चे, दीवारों पे कुछ भी चला दिया, ऐसा है वो भी पेन हाथ में आएगा, कुछ भी लिख रहे हैं, उसको आप पढ़ नहीं सकते। ये इतना घसीट के लिखा हुआ है कि आप इसको पढ़ नहीं सकते, ये रीडेबल नहीं होगा, है ना। तो ये स्क्रिबलिंग है। स्क्रिबलिंग क्या है? फाइन मोटर स्किल्स। उंगलियों से करेगा ना बच्चा स्क्रिबल करना, ये राइटिंग की पहली स्टेज है कि स्क्रिबल करता है बच्चा, पेन पकड़ के कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, लेकिन उंगलियों का प्रयोग करके फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन लगेगा, यानी फाइन मोटर स्किल्स। फिंगर और आई मसल्स जो हैं वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं आपकी जिसमें बड़ी मांसपेशियां, जैसे आपकी आर्म्स, बाहों की मसल, आपके लेग्स की मसल्स, ये सब क्या है? बड़ी मांसपेशियां जो चलने में, दौड़ने में, कूदने में, भागने में। ठीक, तो रनिंग में क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये बात हमें पता है। वॉकिंग में भी क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स। जंपिंग में भी क्या होगा? बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होगा। स्क्रिबलिंग जो है उसमें मेनली आपका स्क्रिबलिंग हुआ, राइटिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, पेंटिंग हुआ, आईलाइनर लगाना हुआ, निटिंग हुआ, यानी बुनाई, कढ़ाई, इन सब चीजों में क्या लगता है? फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि उंगलियों की और आंखों की मसल, छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन यूज होता है। ठीक है, आईलाइनर से याद आया, इतना वाहियात पीछे मैंने कल पढ़ा था कहीं पे, इंस्टाग्राम पे ही देख लिया था बाय चांस, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, थोड़ा देखती रहती हूँ क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो किसी ने लिखा हुआ था, हंसेंगे नहीं आप लोग, कि पता नहीं क्या क्या तो था वो, हाँ किसी ने कोई चैट थी जो ऐसी वायरल थी, मैं आपको पका रही हूँ बिल्कुल, अब मेरा मन कर रहा है, मेरी मर्जी है। तो किसी ने लिखा हुआ था हाय आई एम काजल, कोई चैट थी, तो नीचे से रिप्लाई आया एंड आई एम आईलाइनर। तो किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि तुम सिंगल ही मरोगे, है ना। तो ये इतना गंदा पीछे मुझे याद आया, ये आईलाइनर से, ये एग्जांपल मैं देती रहती हूँ इसलिए याद आया। चलो खैर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जिनको समझ आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, है ना, आजकल ऐसी ही बातें होती हैं,
इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही रहेंगे लोग तो क्या करेंगे, है ना। तो आगे से आपको कोई बताए कि शी इज काजल तो प्लीज ये मत कहिएगा कि आप आईलाइनर हैं, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे। खैर आगे आते हैं। देखो हंसी आ रही है, मतलब आप लोग समझ भी जाते हो, हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है अभिषेक, है क्या बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज यानी 8 से 13 वर्ष के आसपास की कहीं ये स्टेज होगी। लेटर चाइल्डहुड के ही आसपास रहता है ये, 1-2 साल इधर या उधर, इसी को हम मिडिल चाइल्डहुड कह देते हैं, मध्य बाल्यावस्था कह देते हैं। जब उसको लेटर चाइल्डहुड कह करके क्वेश्चन नहीं पूछना होगा तो वो मिडिल चाइल्डहुड कह करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड की, अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में होगा, यानी इन 4 ऑप्शंस में से किस एक एक्टिविटी को देख करके आप मानेंगे कि ये मिडिल चाइल्डहुड में होने वाले बच्चे की विशेषता है। पहला ऑप्शन है अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले, यानी एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर देता है और काल्पनिक खेल जैसे डॉक्टर खेलना, क्या मेक बिलीव प्ले है, प्री ऑपरेशनल में आता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। तो मिडिल चाइल्डहुड तो भाई आपका कहीं 8 से 13, 7 से 11 इस तरफ होगा। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, यानी एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ को नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क उसमें आ चुका है। हाँ ये बात सही है, 8 से 13, 7 से 11 ये प्याजे भी हमें कह रहे हैं कि रीजन तर्क आने लगता है। ठीक बात है, फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शंस। सी ऑप्शन है अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स। अब हाइपोथेसाइज करेगा दैट मींस 11 साल के बाद की बात होगी, ये मिडिल चाइल्डहुड की बात नहीं है। फिर आता है डी ऑप्शन, अ चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स। अगर बिगिनिंग टू शो है, सॉरी क्या है, बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स, हाँ फाइन मोटर स्किल्स को दर्शाना शुरू कर चुका है, दैट मींस कहीं 2 से 7 वर्ष के ही बीच में होगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो मिडिल चाइल्डहुड के हिसाब से सिर्फ बी ऑप्शन ही सही है। सिर्फ 50% लोग आंसर कर पा रहे हैं इतने आसान सवाल का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लॉट्स ऑफ क्यूज, यानी क्यूज मतलब हिंट कह लीजिए, अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स, यानी फिल्मों और विज्ञापनों से जेंडर यानी किसी भी लिंग में कैसे व्यवहार करते हैं, यानी महिलाएं और पुरुष क्या कैसा व्यवहार करेंगे, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है सोसाइटी में, ये हम कहां से सीखते हैं। हम बहुत हद तक प्रभावित होते हैं, हमें बहुत हद तक हिंट मिलती है, कहां से, मूवीज से या एडवर्टीजमेंट से, फिल्म से या फिर एडवर्टीजमेंट से। आजकल क्या फैशन चल रहा है, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, है ना, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो वो कहां से आ रहा है, फिल्म से या एडवर्टीजमेंट से। ठीक, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। समाजीकरण की क्या, द रोल ऑफ, किसका रोल है ये, मीडिया का या स्कूल का। भाई ये फिल्म्स और एडवर्टीजमेंट मीडिया में ही तो आती हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर पढ़ते हैं, एज अ कौन सी एजेंसी, मीडिया कौन सी एजेंसी है, सेकेंडरी एजेंसी है, प्राइमरी थोड़ी हो सकती है, प्राइमरी तो फैमिली होगी, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, ये सही था। दोनों ऑप्शन सिर्फ बी में ही सही है, यानी मीडिया यह दर्शाता है कि मीडिया एक द्वितीयक कारक के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। भाई एक मूवी आई थी थप्पड़, है ना, कई तो हस्बैंड कहते हैं भाई तो हमारी वाइफ को नहीं देखनी है ये मूवी, गड़बड़ हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो महिलाओं का या पुरुषों का भी फॉर दैट मैटर व्यवहार है या रोल टेकिंग है, एप्रोप्रिएट वेज क्या है आजकल पहनने के, बिहेव करने के, बात करने के, रोल्स के, वो हम बहुत हद तक फिल्म्स या एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होता है। एटलीस्ट जो इन्फ्लुएंस जल्दी से हो जाते हैं वो लोग, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और मीडिया क्या है, सेकेंडरी एजेंसी है। मीडिया में आपका सब कुछ आ जाएगा, जो भी प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे न्यूज है। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता, यानी 2 से 7 वर्ष के बीच आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता। बताइए क्या कहलाएंगे। थैंक्स मैम, फाइनली यू रिप्लाइड, आई कांट बिलीव। ओहो हो, अभिषेक कितनी वाहियात बातें कर रहे थे आप, समझ में आया, सार्केस्टिकली रिप्लाई किया था वो मैंने। देखो एक बार आओ, फटाफट से आ जाओ। ग्रेट। हाँ, सीटेट के सेकंड पेपर के लिए भी यही रहेगी, मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी।
आंसर आप बी कर रहे हैं 45% लोग। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थॉट तो 11 साल के बाद आएगा, ये बात हमें पता है, ये ऑप्शन हट गया। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी अगेन 11 साल के बाद आएगी। अब कंफ्यूजन बचती है बी और सी में, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या फिर एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या फिर दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता। तो लास्ट टाइम जब ये क्वेश्चन इस तरह से आया था तो इन्होंने आंसर कंसिडर किया था एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। वैसे तो ईगो सेंट्रिक होता है, बट 4 से 7 तक आते आते ये ईगो सेंट्रिज्म कम हो जाता है, तो उस सेंस में इन्होंने इस बार इसको कंसिडर नहीं किया। अब थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर भी होता है कई बार, क्योंकि पेडागोजी है तो ऐसा कुछ 100% फिक्स कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ही है, शुरुआत इसकी सेंसरी मोटर में ही हो जाती है, बट ऐसा थोड़ी कि वो चीज बेहतर नहीं होगी 2 से 7 में जाने पे, या वो चीज रुक जाएगी अचानक से, क्लियर कट थोड़ी है। ठीक, तो उस केस में यहां आंसर एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इन्होंने कंसिडर किया है, जो हम सेंसरी मोटर में पढ़ते हैं और वही आपको याद रखना है। बट इस तरह का कोई एक्सेप्शनल केस बनता है जहां ये कंसिडर ही नहीं कर रहे, नहीं तो इससे बेटर ऑप्शन सी हो सकता था, हालांकि दोनों ही 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, तो बी के साथ ही जाएंगे, यहां पर आंसर इसी को कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, आज तो कम लग रहे हैं लेंदी क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश, यानी पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए या शिक्षक का कैसा होना बहुत जरूरी है। बताइएगा फटाफट से, कैसा होना बहुत जरूरी है। ए ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर भी कर दिया करो जब आ ही जाते हो टाइम से, तो है, बताओ एक बार। 55% लोग ना। चलिए देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, मोबाइल यानी डायनामिक होना चाहिए, जो चेंज हो सके, फ्लेक्सिबल हुआ, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चर्ड और रिजिड, भाई रिजिड तो नहीं होना चाहिए, तो फिर तो चेंज के हिसाब से, भाई हर जनरेशन में बच्चे चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर 70 चीजें आई हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बच्चे के अनुसार भी चेंज होना पड़ेगा कई बार। एम्पैथेटिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स, मतलब आप होंगे ही, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन क्या आपको ये नहीं लग रहा है ना, ये तो अंडरस्टूड है ही। मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक नहीं कि सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे हम फोकस करें, या मैकेनिकल एक मशीनरी की तरह आप काम करें एज अ टीचर, तो यहाँ पे सी भी सही था और ए भी सही था, बट बेटर जो है वो है गतिशील और लचीलापन, है ना। डायनेमिक हो, अब डायनेमिक होगा तो अपने आप ही जैसी सिचुएशन होगी एम्पैथाइज कर लेगा, सहानुभूति आ जाएगी, समानुभूति कहते हैं वैसे एम्पैथी को, सहानुभूति नहीं, वो सिंपैथी को कहते हैं। तो मोबाइल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीला होना चाहिए और गतिशील होना चाहिए, चेंज हो सके जो टाइम के साथ। क्योंकि आप एज अ टीचर, मान लीजिए आपकी उम्र आज जैसे मैंने शुरू किया 19 साल में, अगर हम यहाँ यूट्यूब की बात कर रहे हैं डिस्कशन की, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग बड़े ही थे, आज भी बहुत सारे जो लर्नर्स हैं वो मेरे से एज में बड़े हैं, बट अभी होता है ऐसा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या मुझसे छोटे लोग देखने को मिलते हैं, कभी इंटरव्यू लेती हूँ या आप लोगों से मिलती हूँ। तो क्या वो एज के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमेशा एक जगह पे फिक्स हो जाएं और आपकी एज आपके लर्नर्स की एज के साथ चेंज होती रहे, बट आपको कनेक्ट तो हर बच्चे से करना है, चाहे वो आपसे एज में छोटा हो, मतलब जनरली तो स्कूल में तो यही होगा कि छोटा ही होगा। तो हर बार जब नई जनरेशन आएगी और आप रिजिड होंगे, आप में लचीलापन नहीं होगा, आप में गतिशीलता नहीं होगी, आप डायनेमिक नहीं होंगे, तो बच्चे आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अब कितना कनेक्ट करते हैं आप उन लोगों से जो बिल्कुल ही आपकी दुनिया है, आपकी बातें, आपके उनको आपके एग्जाम्पल और आपको उनके एग्जाम्पल जिनको समझ ही ना आते हो। तो ये जरूरी है कि टीचर टाइम के साथ थोड़ा परिवर्तन लाए, डायनेमिक हो। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वो भी आजकल के बदलते जमाने में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन दी व्यूज ऑफ लेव वाइगोस्की के व्यूज में, भाई वाइगोस्की का क्या विचार है। वाइगोस्की के 3 ही विचार हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं के अराउंड सारे आंसर, इनके 99% आंसर्स आपके वाइगोस्की के सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 बातें होती हैं कि भाई समाज और संस्कृति से बच्चा प्रभावित होता है, और भाषा क्या है, संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। ये 3 बातें वाइगोस्की मेनली कहते हैं। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। दैट मीन्स लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता आपके संज्ञानात्मक विकास पे, आपकी बौद्धिक क्षमता पे, या आपके थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेंटल स्किल्स के डेवलपमेंट में। ऐसा तो वाइगोस्की नहीं कह रहे। लैंग्वेज इज अ टूल, वाइगोस्की कहते हैं भाषा क्या है, एक यंत्र है सीखने के लिए या संज्ञानात्मक, आपकी समझ को बेहतर करने के लिए, आपके संज्ञान को बेहतर करने के लिए। फिर आता है बी ऑप्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट।
भाई ये तो कह रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट एक टूल है, यहां इन्होंने उल्टा लिख दिया तो हट गया। लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी लैंग्वेज एक टूल है जिसकी वजह से हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क, हमारी इमेजिनेशन, बहुत सारी चीजें बेहतर होती हैं। तो लैंग्वेज क्या है? एक टूल है। ठीक, फिर आता है डी ऑप्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसी बात वाइगॉस्की नहीं करते, पियाजे एक बार को कर सकते हैं, उन्होंने लैंग्वेज को ऐसा बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, पढ़िएगा एक बार। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी वाइगॉस्की के अनुसार कौन से फैक्टर्स संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण होंगे, ये पूछा है इन 4 ऑप्शंस में से। कल्चरल टूल्स, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन और रिवॉर्ड्स। सांस्कृतिक उपकरण, यानी हमारी संस्कृति हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, ऐसा वाइगॉस्की कहते हैं। सामाजिक संपर्क, जो सोशल इंटरेक्शन है, बच्चे जो सोसाइटी में कल्चर से, दोस्तों से, अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से जो भी सुन रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो उनको संज्ञान में उनकी समझ विकसित करने में हेल्प करेगा, ये बात वाइगॉस्की कहते हैं। मतलब सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो सोसाइटी और कल्चर यहाँ ऑप्शन में है, लैंग्वेज है ही नहीं। कल्चर भी होगा, सोसाइटी भी होगी। इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, तो ये वाइगॉस्की के अनुसार तो सही नहीं हुआ। रिवॉर्ड की बात बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी करते हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, है ना, ये सारे लोग। तो सही क्या हुआ? सही सिर्फ 2 ऑप्शन है, 83% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। फर्स्ट और सेकंड ही सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि थर्ड फोर्थ सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में, यानी जहां बच्चा सेंटर में है, ठीक है, बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के अनुसार क्लास में एक्टिविटीज होती हैं। बच्चे को जबरदस्ती दबा करके नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसकी नीड के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसको इंटरेस्ट आए, वो एक्टिव रहे बच्चा, वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है जो ये मानती है कि बच्चा एक्टिव है, क्रिएटिव है और क्यूरियस है और वो सीख सकता है। फटाफट से आंसर कीजिएगा। 82% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ। नहीं, एसआर बॉन्ड यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में नहीं आता या कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आता, क्योंकि कोई भी अगर ये कहता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स से ट्रेन करा दो आप, तो वो है बिहेवियरिस्ट, वो कम से कम चाइल्ड सेंटर्ड तो नहीं है। वहां तो आदत डलवाने वाली बात है कि रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए पढ़ लो, रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए पढ़ लो। अगेन ये भी रिवॉर्ड बेस्ड है, तो ये भी व्यवहारवादी है। इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चा सेंटर में है। सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ एक्टिव है? यहाँ एक्टिव है। फिर भी डी ऑप्शन चूज एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इज डिपेंडेंट सोनली ऑन द टीचर, टीचर पे डिपेंडेंट है और बच्चा पैसिव है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर बात चाइल्ड सेंटर्ड की हो रही है, अगर बात किसी भी नई पॉलिसी की हो रही है, अगर बात कंस्ट्रक्टिविज्म की हो रही है, या फिर मॉडर्न एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की हो रही है, कोई भी अच्छी प्रणाली आज की डेट में शिक्षा की ये नहीं चाहेगी कि बच्चा पैसिव हो, बच्चा बैठा हुआ है, वो एक्टिव रहे, ये जरूरी है। तो जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, मोस्ट प्रोबेबली वही सही उत्तर है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की या क्रिएटिविटी की, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा एक बार, है ना। समय ले लीजिए, 3 सेकंड का समय ले लीजिए आप। ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का एक सिद्धांत दिया है जिसमें 3 स्तर हैं और हर एक स्तर पे 2-2 अवस्थाएं हैं, यानी 6 स्टेजेस हैं टोटल और 3 लेवल्स हैं। ठीक। डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी, यानी वो कौन सा लेवल है, कौन सी स्टेज है जब बच्चे जो हैं वो इंटेंशन इग्नोर कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए वो जो हाइंस था, किसी से गलती से कुछ हो जाए, है ना, आपकी काम वाली से कोई बर्तन टूट गया, मान लेते हैं, उसकी इंटेंशन नहीं थी, हो गया। अब बच्चे को इंटेंशन समझ में नहीं आती, वो तो कहेगा पाप किया है आपने तो, है ना, आपको तो सजा मिलनी चाहिए क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। तो बच्चा इंटेंशन नहीं देख पाएगा। या हाइंस ने अगर चोरी की तो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए की, है ना, वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए झूठ नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, हमारे जनरली चलता है इंडिया में, तो ये वैल्यू सिस्टम में है हमारे। तो यहां पे क्या मतलब, इंटेंशन मैटर करेगी, बट इनके केस में इंटेंशन मैटर नहीं कर रही, बच्चा इंटेंशन नहीं देख पाएगा कि पीछे इंटेंशन क्या है। एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी, उसको रूल्स का डर है, अथॉरिटी का डर है कि गलत किया है, सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी वजह से किया हो, कोई भी इंटेंशन हो, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तो आएंगे। तो ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, ये गुड बॉय गुड गर्ल है, लॉ एंड ऑर्डर है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, बताइए। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। 5100 लोग देख रहे हैं और 2400 लोगों ने लाइक किया है, ऐसे नहीं चलेगा, है ना।
ऐसे नहीं चलेगा, बाकी के 2500 और 2600 लोगों को लाइक करना ही पड़ेगा। खैर ये सब तो छोड़ो, इधर आ जाओ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग पता नहीं क्या क्या जवाब दे रहे हो, ए और सी में कंफ्यूज हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो नहीं सकता क्योंकि समाज में क्या चल रहा है उस बारे में यहाँ बात ही नहीं हो रही। ठीक, गुड बॉय गुड गर्ल भी नहीं है क्योंकि किसी की नजर में अच्छा बनने की बात ही नहीं है, बस अथॉरिटी से डर है। ये पढ़ लीजिए एक बार, फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, के सजा मिलेगी इसलिए बात को मानना है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड रहना चाहिए क्योंकि रूल्स आर रूल्स, अगर रूल्स को ब्रेक करेंगे तो फिर सब ब्रेक करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। यहाँ सिंपल है, फियर, डर की वजह से। इंटेंशन क्यों नहीं मैटर कर रही, डर की वजह से। यहां एक बार को कर सकती थी, ठीक है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, ये दंड एवं आज्ञाकारिता है। लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में लैंग्वेज कुछ और होती, ये नहीं होती कि फियर ऑफ अथॉरिटी यानी अथॉरिटी के डर से। लॉ एंड ऑर्डर में आप इसलिए रूल्स फॉलो नहीं करते क्योंकि आपको चालान लग जाएगा, इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि अगर आप रूल ब्रेक करेंगे तो एक व्यक्ति अगर रूल ब्रेक करेगा तो सब रूल ब्रेक करेंगे और रूल समाज की भलाई के लिए हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा एक बार। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पूछा है, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी भाषा को धारा प्रवाहिता के साथ यूज कर पाना, लचीलापन जहां जैसे शब्दों को मोल्ड करने की जरूरत हो कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ये किस प्रकार की बुद्धि के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषता है। यानी आप लैंग्वेज के साथ अच्छे से लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं, फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, जहां जरूरत है जैसे जिन शब्दों का इस्तेमाल करने की वो कर पा रहे हैं। दैट मींस आप लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट हैं। सिंपल आंसर है, इसमें क्या है ना। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, आप में भाषाई बुद्धि है, भाषिक बुद्धि है, आप भाषा में अच्छे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपके क्या कह सकते हैं ओरेटर हो सकते हैं, या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो हो सकते हैं। ठीक, तो नेचुरलिस्टिक पोइट हो सकते हैं। नेचुरलिस्टिक तो नेचर की बात होती है, पेड़ पौधों की वो है ही नहीं। स्पेशल होता है, स्थान की बात होती। इंट्रापर्सनल है, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग। तो ए ऑप्शन ही बचता है जो एकमात्र सही उत्तर यहां हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी, कौन सी एक स्ट्रेटजी प्रभावशाली नहीं है, नॉट लिखा है, टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाएंगी। कोई भी दो बच्चे एक जैसे, या कोई भी दो इंडिविजुअल्स दुनिया में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, या हम सभी में अंतर पाया जाता है, चाहे वो हमारी रुचि यानी इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, इन सब के बेसिस पे हो, कलर, कास्ट, क्रीड, किसी भी बेसिस पे हो सकता है। बट शेप, साइज, हाइट, वेट, वॉट एवर इट इज, हम सभी में अंतर पाया जाता है। यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें ध्यान में रखना है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होंगे तो बच्चे क्या, हम सभी रोबोट्स बन जाएंगे क्योंकि सब एक जैसे ही होंगे, अंतर होगा ही नहीं किसी में। ठीक है, तो कौन सा एक सही तरीका नहीं है अगर आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं से डील करना चाहते हैं क्लासरूम में? तो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पे आप ध्यान दें कि आप इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं बच्चों को। ऐसा तो नहीं आप किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को कुछ कह दे रहे हैं, किसी एक जाति समूह के बारे में कुछ कह दे रहे हैं, तो बच्चा अपने आप में कॉम्प्लेक्स फील करे या उसको इंफीरियर फील हो या उसको बुरा लगे, ऐसा तो आप कहीं भी कन्वे नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं और सभी का ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कर सकते आप किसी ग्रुप को नीचे गिरा दें। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, हाँ आपको अंतर जो है या डिफरेंसेस जो है, विभिन्नताएं जो है, उनको पहचान के उनको रिस्पेक्ट करना है कि हाँ अंतर होना स्वाभाविक है। यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, अलग अलग शैक्षणिक तरीकों का आपको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, उनका सोचने का नजरिया अलग है, सब अलग तरीके से सीखते हैं, तो स्ट्रेटजी भी अलग अलग होनी चाहिए। आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम, भाई आप बच्चों में कमियां ढूंढ के और उनको करेक्ट करेंगे, दैट मींस आप लेबल कर रहे हैं बच्चे को, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं जो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो डी ऑप्शन एकमात्र सही है, बाकी सारे बेहद पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इनके कंपैरिजन में डी ही गड़बड़ है कि आप बच्चे में डेफिसिट ढूंढने, ये नहीं होता, वो लर्निंग की प्रोसेस में अपने आप आ जाएगा और ठीक होगा। ऐसा नहीं आप पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके बच्चे में कमियां ढूंढे और फिर उसको क्या करें, कहें कि अच्छा अब ठीक करो, वो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी तीनों के हिसाब से जो नेगेटिव है वो सिर्फ डी ही है। ये भी उतना नेगेटिव यहां लिखा नहीं उस भाषा में, लेकिन फिर भी है, उस तरफ ही इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बेसिकली हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, चार में से कोई एक ही सही उत्तर होगा, तो जो बाकियों से बेहतर है वो सही है। ठीक है जी। ये कौन है जो रेनबो भेज रहा है इतने? फर्स्ट में लाइक नहीं करते हैं, फ्री में लाइक नहीं करते। सूरज कह रहे हैं मतलब इतना डिस्कशन चल रहा है, आपको टिट फॉर टैट चाहिए, बिल्कुल मत करो यार, कोई बात नहीं, वो मैं मजे के लिए कहती हूँ। पढ़ लो आराम से, ठीक है, पेपर में काम आ जाए आपके, मेरी खुशी इसी में है। ठीक है, लाइक के पैसे नहीं मिलते, वैसे करोगे भी तब भी वो फ्री ही रहेगा। देखो एक बार, ऑन गेटिंग अ डॉल
एक डॉल मिलने पर गिफ्ट के रूप में एक 4 साल की बच्ची, ओ राहुल है तो बच्चा है, देख रहे हो मैं भी कितनी स्टीरियोटिपिकल हूँ। डॉल मतलब मेरे भी दिमाग में यही आया कि 4 साल की बच्ची को डॉल मिली होगी। देखो एक बार, ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट फॉर 4-year-old राहुल, 4 साल का एक बच्चा है राहुल, जिसको किसी ने गिफ्ट कर दी एक डॉल, एक गुड़िया गिफ्ट कर दी उपहार में। राहुल ने कहा मैं इसका क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू विद दिस, बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स, लड़के जो हैं वो गुड़ियों से नहीं खेलते, वो तो गुड्डों से खेलेंगे, जिसके साथ भी खेलेंगे है ना, वो तो बंदूक से खेलेंगे या वो तो किसी और चीज से खेलेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें, कौन कह रहा है ये इमोशंस, ऐसी बातें करोगे यहाँ स्टीरियोटिपिकल। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है बताओ एक बार, फटाफट से बताओ। जेंडर रेलिवेंस है, ये प्रासंगिक है, बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ कुछ हद तक कह सकते हो। जेंडर स्टीरियोटाइप है, बिल्कुल है। जेंडर इक्विटी है कि आप नीड के हिसाब से समझ रहे हैं, नीड के हिसाब से कहां समझ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात हो सकता था, बट इससे बेहतर ऑप्शन क्या है, स्टीरियोटाइप। क्योंकि पक्षपात कब होता है, पक्षपात उल्टा भी हो सकता है कि आप अगर लड़कों के साथ गलत कर रहे हैं तब भी आप पक्षपाती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ गलत होगा, बट जो चला आ रहा है अगर उसका एग्जाम्पल है तो स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है जो समाज में चली आ रही है पहले से कि भाई लड़कियां ही खेलती हैं डॉल से, लड़के डॉल से नहीं खेलते, है ना, घर का काम लड़के नहीं करते। ये क्या स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है, समाज ने रोल्स निर्धारित कर दिए हैं पहले से और वो इतने सालों साल तक चले हैं कि वो परंपरा बन गई है। वो कभी खुशी कभी गम वाली ना परंपरा है, तो उनकी परंपरा ही हो गई है जो कि गड़बड़ है, इसको अब चेंज करने की जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आप एंश्योर करना चाहते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन, यानी लर्निंग के लिए जो असेसमेंट है वो अच्छा होता है कि आपको फीडबैक मिलेगा, इसलिए आप असेसमेंट कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही कर लेंगे, बजाय कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है आफ्टर जो भी आपकी लर्निंग प्रोसेस हो गई है उसके बाद कह लीजिए एक हद तक, या आपको जांचने के लिए या सबमिटिव असेसमेंट का हिस्सा है, फीडबैक के लिए नहीं, एक तरह से जजमेंट के लिए होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिंस, आप कहने आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, मैं हंसी मजाक में डिस्कशन की कोशिश करती हूँ, बहुत दिनों से ज्यादा सीरियस हो रही थी मैं, तो लास्ट 1 वीक में मेरे मूड में परिवर्तन थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा आप लोगों के कहने पे। देखिए एक बार, तो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है फोकस सोनली ऑन दी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। नहीं भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने, सिर्फ दिमाग क्यों। इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये बात तो सही है कि असेसमेंट क्या होना चाहिए, डेली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड हो जाना चाहिए, ताकि बच्चे को डर ना लगे, उसको टेंशन भी ना हो कि कोई टेस्ट हो रहा है। ठीक, गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ओनली, ये टीचर सेंटर्ड मेथड हो जाएगा। पे एम्फेसिस ऑन कंपैरिजन अमंगस्ट, भाई बच्चों को कंपेयर क्यों करना है आपको, बच्चे को उसकी अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो, दूसरे बच्चों से नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि आप असेसमेंट को, आकलन को शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में इस तरह से इंक्लूड कर लीजिए। इसीलिए इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं कि आप आकलन कर भी रहे हैं तो किस लिए, कि आपको फीडबैक मिल जाए, आप बेहतर तरीके से सिखा पाए बच्चे को। तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही आकलन की प्रक्रिया यहां जुड़ी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि अलग से बाद में टेस्ट का डर बिठा के आपने टेस्ट लिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आज हम 15 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 says critical thinking in children can be promoted by asking questions such as, यानी किस तरह के क्वेश्चंस पूछने से समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि आप जस्ट किसी बात को मान ना लें, उसको सभी एस्पेक्ट्स में देखें, उस पर लॉजिक लगाएं, है ना, फैक्ट्स देखें, ये सारी बात। अरे यार आप ही लोग इंपॉर्टेंट हैं अनु सिंह, आपको कैसे नहीं देंगे इंपॉर्टेंस, है आंसू आ जाएंगे मेरे। देखो एक बार, अगर हम बात करें इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास्ड, अगर आप ये पूछेंगे बच्चों से कि जो वन अधिकार अधिनियम है किस वर्ष पास हुआ था, तो वो चुपचाप से बता देंगे 2007, या जो भी एक वन वर्ड आंसर होगा इसका। तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग लगी ही नहीं है, तो बस रिकॉल लगा, जो याद था वो बता दिया। व्हाट इज द सम ऑफ 3, यहाँ पे आपने अगर फाइंड आउट करने को कहते तब भी सोच लेते, व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसमें भी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो लगेगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो क्या होगा। फिर है नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इसमें भी रिकॉल पावर लगेगी जो उन्होंने याद किया हुआ है। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको सोचना पड़ेगा, पहले से कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, सिर्फ डी ऑप्शन ही बचता है। फिर भी हम पढ़ेंगे जरूर कि ये सही भी क्यों है। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन,
यानी बीजों को अंकुरण के लिए हवा चाहिए होती है। जो सीड्स हैं वो बीज अंकुरित तभी होंगे या तभी वो बढ़ पाएंगे जब हवा होगी, ऑक्सीजन होगी। इस बात को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए बच्चों को आप कह रहे हैं प्रयोग करो, एक एक्सपेरिमेंट की रूपरेखा तैयार करो, करके दिखाओ कि बिना हवा के आप बीज बो के दिखाओ और हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो वो प्रूव करने में उनको सोचना पड़ेगा कि क्यों चाहिए होती है ऑक्सीजन।